नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र, सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली उत्तर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैलती जा रही है, जिसको लेते हुए हमने ईपीएफओ दिल्ली नॉर्थ ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें हम ईपीएफओ की कार्यशैली से संबंधित जानकारियां अपने मेंबर्स को प्रदान करते हैं, जिससे कि उन्हें कहीं आना जाना ना पड़े और हमारी सभी सेवाओं का वो लाभ घर से ले सकें। इसी श्रृंखला में हम पहले आपसे बात कर चुके हैं यूएन को लेकर के, कि यूएन क्या होता है, यूएन में केवाईसी सीडिंग किस तरीके से की जाती है, उस केवाईसी सीडिंग में क्या क्या चीज़ें सीड करनी ज़रूरी हैं, जैसे कि आधार, बैंक, पैन एट्सेट्रा। उसके बाद हमने आपसे बात करी थी कि अगर आपका यूएन का पासवर्ड गुम हो जाए, मिस हो जाए किसी तरीके से, तो आप उसे किस तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाए तो आप उस मोबाइल नंबर को किस तरीके से सही कर सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर आपका यूएन जनरेट नहीं कर रहे हैं तो आप उसे किस तरीके से खुद भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपसे बात करी कि ई नॉमिनेशन क्या होता है और इस ई नॉमिनेशन के क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आधार मिसमैच की वजह से कई बार जब वो यूएन में सीड नहीं हो पाता है तो उससे क्या समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का किस तरीके से निवारण किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम आपसे ये बात कहना चाहेंगे कि जो हमें शिकायतें मिलती हैं उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आधार से यूएन की डिटेल्स मिसमैच होना ही सबसे बड़ा एक कारण है, जिसकी वजह से यूएन में केवाईसी की सीडिंग यानी कि आधार की सीडिंग नहीं हो पाती है। अब कई लोगों का इसमें कहना होता है कि सर हमारा नाम तो सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, कुछ इशू नहीं है उसमें, फिर भी वो मिसमैच हो जाता है और दिखता नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। तो उसमें अगर आपके नाम में एक स्पेस मिसमैच है, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम है एस पी खन्ना, तो उसमें एस और पी के बीच में अगर एक स्पेस है तो वो स्पेस, और अगर आपके यूएन में वो स्पेस नहीं है तो वो भी मिसमैच माना जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी के नाम में फुल स्टॉप है, कॉमा है या इनिशियल्स आगे पीछे हो जाते हैं, जैसे साउथ इंडिया में कई लोगों के नाम इस तरीके के होते हैं, जैसे के एन थलराजा मान लीजिए एक नाम है, तो उसमें ये हो सकता है कि किसी किसी जगह पे वो नाम उन्होंने आगे का पीछे या पीछे का आगे हो सकता है, यानी कि थलराजा के एन भी कहीं हो सकता है लिखा हुआ हो। तो इन सभी केसेस में जो आधार है वो आधार आपका यूएन से मैच नहीं होगा, और जब ऐसा होता है तो वो आधार यूएन में सीड भी नहीं हो पाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और कई बार हमारे पास ये भी देखने को हमें मिला है कि कई बार लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ में बहुत चेंज होता है। कई बार तो ये चेंज 20 साल का भी होता है। तो आप सबसे ये कि गुजारिश है कि जब भी आप अपना यूएन देखें या कई नई कंपनी में काम करने जाएं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करें कि जो आपकी डिटेल्स आधार में है वो उसी के आधार पे आपके यूएन भी जनरेट करें। अच्छा, अब मैं आपसे ये एक बात कहना चाहूँगा कि ये आधार मिसमैच होने से फ़र्क क्या पड़ता है। आपका ये कहना होगा कि सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा हम तो वही हैं, हमारा आधार वही है और यूएन भी वही है, हमने काम किया है तो हमारा सीडिंग होना चाहिए। तो देखिए, इसे दो सतह पे मैं कहना चाहूँगा कि दो तरीके से इस पर फ़र्क पड़ता है। पहला फ़र्क तो ये पड़ता है कि आधार चेंज हो जाने से, यानी आधार और केवाईसी में मिसमैच होने की वजह से अगर चाहें तो इस्टेब्लिशमेंट आपका पूरी आइडेंटिटी चेंज कर सकती हैं। ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए अगर उन्होंने आपका नाम चेंज कर दिया, आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया, आपका फादर नेम चेंज कर दिया, तो उसके बाद कुछ ऐसी डिटेल्स रह नहीं जाती हैं जिससे ये कहा जाए कि ये सेम पर्सन है। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि आपकी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाए। तो इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप चेंज रिक्वेस्ट करें, यानी कोई ईपीएफओ में डिटेल चेंज रिक्वेस्ट करें या आधार में चेंज रिक्वेस्ट करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पूरी आइडेंटिटी चेंज ना हो रही हो। और दूसरी चीज़ जो ईपीएफओ को जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर मेजर चेंज होता है कुछ। अगर देखिए, ईपीएफओ एक पेंशन देने वाली संस्था भी है, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा चेंज होता है तो उससे सीधा फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि आपको पेंशन कब से मिलनी चालू होगी और कितने सालों तक मिलती रहेगी। तो इसका डायरेक्टली एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ईपीएफओ पे पड़ता है।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो डेट ऑफ बर्थ चेंज है वो माफ़ कीजिएगा, वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ चेंज ईपीएफओ में करना, इसलिए थोड़ा सा मतलब हम ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहें कि 20 साल का डेट ऑफ बर्थ चेंज होना है, बस सर कर दीजिए। तो कोई सर्टिफिकेट्स हम उसके लिए मांगते हैं, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि क्या सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, तो उसे सही कैसे किया जाए। ठीक है, सबसे खुशी की बात तो ये है कि ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन किया जा सकता है। तो ऑनलाइन ये प्रोसेस करने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल वैसे ही आपको जाना है यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे, जो कि है unified-mem.epfindia.gov.in/member इंटरफेस। अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता है तो ये लिंक मैं अपने कमेंट्स में भी डाल दूंगा, जिससे कि ये लिंक आपको आसानी से मिल सके। इस पेज पर जब आप चले जाएंगे तो इसे हम कहते हैं मेंबर ई सेवा पेज। इस पेज पे आप अपना यूएन और पासवर्ड डाल दें। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद आप साइन इन का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें साइन इन करेंगे तो जो आपका टाइटल बार है, यानी कि ऊपर की जो नीली पट्टी आती है, उसमें आपको एक बटन दिखेगा मैनेज का। उस मैनेज में जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स। आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको आगे ऑप्शन मिलने लगेगा, मतलब आप किस तरीके से आगे चेंज कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेंगी जो आपकी डिटेल्स ऑलरेडी यूएन में सीडेड हैं, और उसके साइड में लिखी हुई होंगी डिटेल्स जो आप चेंज करना चाहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें कि आपकी डिटेल्स जो आप अब चेंज करना चाहते हैं वो एग्जैक्टली आधार से मैच करती हुई हों, क्योंकि हम ये जो डिटेल्स मैच कराते हैं वो एग्जैक्टली आधार से ही मैच कराते हैं। और ये जो डिटेल्स मैच होती हैं ये ऑनलाइन आधार के सर्वर से ही होती हैं, इसमें हम कुछ मैनुअल नहीं करते हैं। तो आपका जो भी ये चेंज का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड कंप्यूटर से मैच कराया जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि इसमें हर एक स्पेस, फुल स्टॉप, डॉट, स्पेसिंग, इन सब का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि कई आधार कार्ड आपने देखे होंगे जो पहले बने हुए थे 2012-13 के आसपास के बने हुए हैं, जिसमें खाली ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई होती। देखिए, तो अब तो UIDAI ने भी कह दिया है कि वो जो आधार हैं जिनमें खाली ईयर ऑफ बर्थ लिखी हुई है उन्हें अपडेट करना ज़रूरी है। और EPFO के पर्पज़ से भी जो आधार कार्ड में खाली ईयर ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो मान्य नहीं है। आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करा के उसमें पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि मंथ और डे एंड ईयर तीनों चीज़ें जब आप ले आएंगे तभी वो मैच हो पाएगा। अदरवाइज़ आपका जो आधार है वो कभी भी यूएन से मैच नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप अगर कोशिश करते भी रहें तो वो मैच नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो आप जब वो डिटेल्स डाल देंगे उसके बाद एक नीचे बटन आता है अपडेट डिटेल्स, आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद आपको ये जो डिटेल्स हैं जो आपने डाली हैं वो दिखने लगेंगी, और उसका जो प्रेजेंट स्टेटस है वो प्रेजेंट स्टेटस में दिखने लगेगा पेंडिंग एट एम्प्लॉयर लेवल। अच्छा, तो आपने डिटेल्स डाल दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिटेल्स अप्रूव हो गई हैं या फिर वो आपके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होनी चालू हो जाएंगी। उसके बाद काम आता है आपके एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर के लिए फिर से एक अलग पोर्टल है, वैसा ही जैसा आपके लिए था, वो है यूनिफाइड पोर्टल -emp.epfindia.gov.in/EPFO। तो ये पोर्टल का अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो इसका लिंक भी मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो इसमें आप साइन इन, आपके एम्प्लॉयर साइन इन करेंगे। एम्प्लॉयर साइन इन करने के बाद जो उनका पेज खुलेगा उस पेज में उनको भी जैसा एक टैब आपको दिख रहा था वैसा ही टैब दिखेगा। उस टैब में जो होम के बाद सेकंड बटन दिख रहा होगा वो उन्हें दिख रहा होगा मेंबर का। उस मेंबर पे जब वो क्लिक करेंगे तो नीचे से दो उन्हें रिक्वेस्ट दिखेंगी, एक होगी डिटेल चेंज रिक्वेस्ट, और उस डिटेल चेंज रिक्वेस्ट जो है उस डिटेल चेंज रिक्वेस्ट पे जब वो क्लिक करेंगे तो ना सिर्फ आपकी और जितने लोगों की भी ऐसी रिक्वेस्ट आ रखी हैं वो एम्प्लॉयर को दिखने लगेंगी। अब उस रिक्वेस्ट के आगे या तो आपका एम्प्लॉयर उन्हें अप्रूव कर सकते हैं या उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। जो भी वो करेंगे उसके लिए उन्हें एक रिमार्क लिखना ज़रूरी होगा। जब वो ऐसा कर देंगे तो उसके बाद नीचे प्रोसेस रिक्वेस्ट की भी एक टैब आता है, जिसमें वो देख सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट उन्होंने प्रोसेस की है वो एक्चुअली प्रोसेस हो गई है या प्रोसेस नहीं हुई है। अगर प्रोसेस हो गई होगी तो उसका स्टेटस भी या तो उन्होंने अप्रूव किया होगा या रिजेक्ट किया होगा, जो भी किया होगा वो उसमें दिख जाएगा। जब उन्होंने ऐसा कर दिया तब अब ये जो काम हो जाएगा ये एम्प्लॉयर की साइड से और आपके साइड से ख़त्म हो जाएगा। अब ये काम आ जाएगा जो PF ऑफिस है, जो भी आपका कंसर्न PF ऑफिस है उसके ऊपर। तो ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली उस कंसर्न PF ऑफिस में चली जाती है और फिर ये अप्रूव करने का काम उस कंसर्न PF ऑफिस का होता है।
अब मैं आपको क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली उत्तर की तरफ से ये बता सकता हूँ कि अगर आपने ऐसी कोई रिक्वेस्ट हमारे यहाँ डाली है तो ये हमारा पूरा एफर्ट रहता है और हम ये इंश्योर भी करते हैं कि वो रिक्वेस्ट एक ही दिन के अंदर प्रोसेस भी हो जाए। जब ये रिक्वेस्ट आपका ये ईपीएफ ऑफिस से भी अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद ये रिक्वेस्ट आपको आपके मतलब ये चेंज आपके यूएन पोर्टल पर दिखने लग जाएगा। अब इसमें खाली एक छोटी सी अभी एक कमी रह गई है जिसको हम और सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। वो कमी ये है कि अगर आपको अपना फादर नेम यानी आपके पिताजी का नाम अगर चेंज करना है तो वो काम ऑनलाइन नहीं हो सकता एज ऑफ नाउ। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिटेल्स हम आधार के कंप्यूटर से वेरीफाई करते हैं। तो आधार का जो कंप्यूटर है उसके अंदर 3 तरीके का डेटा ही स्टोर रहता है, जो कि है आपका नाम, आपका जेंडर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसमें आपका फादर नेम स्टोर नहीं रहता है, तो इसीलिए हमें उसे वेरीफाई करने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो ऐसी रिक्वेस्ट को हम फिज़िकल मोड में अभी भी एक्सेप्ट करते हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस प्रोसेस को भी ऑनलाइन कर दें जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए। अच्छा, अब इसमें एक ये समस्या कई बार आती है कि कई लोग कहते हैं कि सर हम डेट ऑफ बर्थ का क्या प्रूफ लगाएं, हमारे पास तो ना स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है, ना कुछ पासपोर्ट है, ना बर्थ सर्टिफिकेट है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि क्या क्या ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो हम मान्य हैं आधार मतलब यूएन में डेट ऑफ बर्थ चेंज करके उसे आधार सीड करने के लिए। तो देखिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो पूरी तरीके से मान्य है। दूसरी चीज़ जो है वो है आपका स्कूल सर्टिफिकेट या एजुकेशन रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका 10th का या 12th का ही सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास कोई भी स्कूल का सर्टिफिकेट है तो हम उसके बेस पे भी ये चेंज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उस पासपोर्ट के बेस पे भी हम ये चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अगर आपके पास किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशूड कोई और सर्टिफिकेट है तो वो भी हम मान्य रखते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि एक सिविल सर्जन इशू करता है आपकी हेल्थ को एग्जामिन करने के बाद, जो ये कहते हैं कि उनके हिसाब से मेडिकली आपकी एज कितनी है, अलॉन्ग विद एन एफिडेविट जो होगा जिसमें आप ओथ लेंगे कि हाँ आपकी एज लगभग या उतनी ही है, उसके हिसाब से भी हम मान सकते हैं। अब देखिए, कई लोगों का ये कहना होता है यहाँ पे कि सर आधार भी तो गवर्नमेंट ने ही बनाया है, तो अगर आधार में कोई डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो वही सही माननी चाहिए। जो यूएन में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसे आप चेंज करके आधार वाली डेट ऑफ बर्थ कर दें। तो यहाँ मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आधार का खुद जो आधार की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है UIDAI, तो उनका खुद ऐसा कहना है कि आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ बर्थ चेंज होने से EPFO को पेंशन डिसबर्सल में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए फिर भी हमने एक रिलैक्सेशन रखा है, जो कि अब रिलैक्सेशन आ चुका है उसके हिसाब से कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 साल का अंतर है, यानी कि जो यूएन में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है अगर आपके आधार कार्ड में उससे 3 साल ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है या 3 साल कम डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, इन दोनों ही कंडीशंस में हम खाली आधार के बेस पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ प्रोसेस जिससे आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं या कोई और चेंज भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कई सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, जो मुझे पूरा अश्योरेंस है कि आपके पास कई सारे सवाल होंगे। तो अभी तक तो मुझे कोई सवाल अभी नहीं दिख रहे हैं। जो एक प्रवीण देसाई जी हैं जो कह रहे हैं कि सेंड मी द लिंक, तो ज़रूर प्रवीण जी, हम आपको वो लिंक प्रोवाइड करा देंगे। मैं अभी कमेंट्स में वो लिंक डाल ही देता हूँ। तो वो लिंक मैंने कमेंट्स में डाल दिया है। इसके अलावा आपके इससे रिलेटेड कई सवाल होंगे, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल हमारे यहाँ निधि आपके निकट प्रोग्राम भी है, जिसका भी एडवर्टीज़मेंट या जो जानकारी है वो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो अगर आपको और भी कोई समस्याएं हैं इससे रिलेटेड, यानी कि आधार मिसमैच से रिलेटेड या कोई और इन जनरल PF से रिलेटेड समस्या है,
तो कल जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है निधि आपके निकट, जो कि हर महीना 10 तारीख को होता है, उसका ज़रूर भागीदार बने। और ये प्रोग्राम भी जो है वो ऑनलाइन हम इसी फेसबुक लाइव के माध्यम से करने वाले हैं, तो इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसके लिए भी आपको ईपीएफओ के ऑफिस या और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर की सुरक्षा में इस स्कीम का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मेरी आपसे जाते जाते बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस कोरोना के काल में हमारे पूरे देश को एक साथ होके, एकजुट होके इस बीमारी से लड़ना है, सुरक्षित रहना है। तो इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम घर से बाहर निकलें और पूरे फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और जो भी आपकी समस्या है उसको सुलझाने के लिए, चाहे पीएफ से रिलेटेड हो या किसी और तरीके से भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम ईपीएफओ से रिलेटेड और भी सभी जो जानकारियां हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से आपको सर्विसेज या सेवाएं दी जा सकती हैं, उनके बारे में जानकारी देते रहें। और अंत में मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते जो हमने कार्यक्रम किया था उसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। मुझे आपसे बस ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आने वाले समय में भी इस तरीके का सपोर्ट हमें देते रहें। और अगर किसी ऐसे टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हैं जो कि आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को भी अपने आने वाली श्रृंखलाओं का हिस्सा बना सकें। धन्यवाद।